दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था। हमारा पहला प्रश्न कहता है, मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? तो मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा जाता है। ठीक है, मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, मुंडारी जो है ये मुंडा जनजाति द्वारा ही बोले जाने वाली भाषा है। मुंडा अपनी भाषा को और क्या कहते हैं? मुंडा अपनी भाषा को होरो जगर भी कहते हैं। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि मुंडा जनजाति में उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं? तो दोस्तों, उस स्थान को हम सरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरना। ठीक है, मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। ये स्थान है सरना, जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं, अखड़ा जहां पंचायत की बैठक होती है, और शासन जहां पर समाधि स्थल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो जानते ही होंगे आप। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि मुंडा जनजातीय गांव में युवागरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मुंडा जनजातीय गांव में युवागरी को कहा जाता है गितियोड़ा। क्या कहा जाता है? गितियोड़ा। ठीक है दोस्तों, धूमकड़िया तो उड़ाओं की युवागिरी को कहा जाता है, और अखड़ा जो है यहाँ पर पंचायत बैठती है मुंडा जनजाति में, और सरना हम उसे कहते हैं जहाँ पर इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो दोस्तों, पहला कहता है कि यह जो है मुंडा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कहता है कि पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। दोस्तों, यही कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा राजा का पद जो है ये वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, पढ़ा राजा को किसी प्रकार का राजस्व जो है प्राप्त नहीं होता, ये भी सही है। फिर अगला कहता है कि यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। बिल्कुल ही सही है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, पहला कथन क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक गांव का पंचायत होता है जिसका प्रमुख जो है मुंडा होता है, जिसे हम हाथू मुंडा भी कहते हैं। ठीक है, कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख क्या होता है? मनकी होता है। फिर कहता है कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। तो दोस्तों, ये कथन गलत है, ये वंशानुगत होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? ठीक है, पहला क्या कहता है? यह जो है स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। ठीक है, दूसरा कहता है कि इसका संबंध जो है मुंडा जनजाति से है। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का क्या महत्व है? तो दोस्तों, पहला कहता है कि अखड़ा वह स्थान है जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। बिल्कुल ही ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अखड़ा वह स्थान है जहां पर पंचायत की बैठक होती है, और इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर खो सही होगा। ठीक है, अखड़ा वह स्थान है जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्रित होकर नाचते गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है ये है उड़ाव। कौन है दोस्तों? उड़ाव। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है। इनकी कुल संख्या 27.54 है। इसके बाद उड़ाव है लगभग 17.16 लाख, और फिर मुंडा है करीब 12.29 लाख। इस प्रकार संथाल, उड़ाव और मुंडा राज्य की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 66% है। अकेले संथालों की आबादी ही कुल जनजातीय आबादी का लगभग 32% है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? दोस्तों, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हम क्या कहते हैं? हाथू कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसे हम हाथू कहते हैं। ठीक है, तथा इसका प्रमुख जो है क्या होता है? मुंडा या हाथू मुंडा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ है? हम सभी जानते हैं, परिवार है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ होता है परिवार। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है? ठीक है, उन्हें जो है कोर कहा जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुंडाओं के सामाजिक जीवन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुंडा समाज को कोल कहा जाना पसंद नहीं है। इससे पूर्व कई विदेशी विद्वानों ने इन्हें कोल कहकर ही संबोधित किया है।
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पाहन। ठीक है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। इनके मुख्य देवता जो है ये कौन होते हैं, हम सभी जानते हैं सिंहबोंगा होते हैं। गाँव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहते हैं हम, सबसे बड़ी देवी को हम देसावली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किस नाम से, देसावली के नाम से। इसके मुख्य देवता कौन है, सिंहबोंगा है। बड़ी देवी कौन है, देसावली है। दोस्तों अब हम नागवंशी शासन व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों कौन था, फणिमुकुट राय। ठीक है, प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई थी। नागवंशियों के प्रथम राजा कौन थे, फणिमुकुट राय। ठीक है, उन्होंने ही मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को और विस्तार देने का प्रयास किया। नेक्स्ट सवाल कहता है कि छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी कर न देने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 में कैद कर लिया गया था। और दोस्तों इसे कहाँ ले गया था, तो इन्हें ग्वालियर का किला ले जाया गया था। तो ये कौन थे, ये थे दुर्जनसाल। ठीक है, कर ना देने पाने के कारण छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनसाल को मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर 1616 में 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि बताइए कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को कैद से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों कितने, तो 6000 रुपये। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और ये पूछा भी गया है। ठीक है, 2016 में कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को कैद से मुक्त किया गया था, तो 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जनसाल को मुगलों की कैद से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो इसकी सबसे पहली जो राजधानी थी ये सुतियांबे थी। ठीक है, छोटा नागपुर में नागवंशी शासन की नींव जो है फणिमुकुट राय ने डाली। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित किया, क्योंकि दोस्तों इसका कारण था कि दोईसा युद्ध में नागवंशी पराजित हो गए थे। ठीक है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित करके पालकोट ले गया है दोस्तों, क्योंकि नागवंशी राजा अपने पड़ोसी राज्य से दोईसा में हुए युद्ध में हार गए थे। नागवंशी राजाओं की राजधानियों का क्रम इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले उसकी राजधानी जो रही है वो कौन सी रही है, तो सुतियांबे रही है। फिर हुई है चुटिया, उसके बाद है खुकरा, फिर दोईसा, फिर है पालकोट, उसके आखिर में रातूगढ़ है। ठीक है, तो सबसे पहले है सुतियांबे, फिर है चुटिया, फिर है खुकरा, फिर है दोईसा, फिर पालकोट, फिर रातूगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का जो है निर्माण कहाँ करवाया था। तो दोस्तों इन्होंने दोईसा में कराया था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना नवरत्नगढ़ महल को दोईसागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, कहता है नागवंशी राजा ने दोईसा में नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाया। दोईसा नागवंशी शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब। तो दोस्तों इसे पहली सदी में इसकी शुरुआत हुई थी नागवंशी शासन व्यवस्था की। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है छोटा नागपुर खास में प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुई। इस वंश का प्रथम जो शासक था कौन था, फणिमुकुट राय था। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। हम सभी जानते हैं फणिमुकुट राय को। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर का खास में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत जो प्रथम सदी 64 ईस्वी से मानी जाती है। फणिमुकुट राय को इस वंश का प्रथम शासक संस्थापक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से स्थानांतरित करके चुटिया ले गया। ठीक है, कौन था, तो वो थे प्रताप राय। ठीक है, फणिमुकुट राय ने छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की, फिर सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का जो चौथा शासक था ये था प्रताप राय, जिसने स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन का कार्य किया। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक जो है ये जहांगीर का समकालीन था। दोस्तों कौन था जहांगीर का समकालीन, हम सभी जानते हैं दुर्जनसाल था। ठीक है, तो जो कि जहांगीर में इसका जिक्र किया गया है दोस्तों कि 1615-1616 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति कौन थे, तो इब्राहिम खां। ठीक है, इन्होंने ही खुकरा झारखंड पर आक्रमण किया तथा वहाँ के तत्कालीन नागवंशी शासक जो थे दुर्जनसाल। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम कर नहीं देंगे और कर ना देने के कारण कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किलों में रखा। ठीक है, दुर्जनसाल मुगल बादशाह जहांगीर तथा शाहजहां के समकालीन थे। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं रही है। ठीक है, तो सीसिया जो है ये नहीं रही है। ठीक है, छोटा नागपुर
छोटे नागपुर के नागवंशी राजाओं ने सुतियांबे, चुटिया, खोखरा, दोईसा, पालकोट और रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। सिसिया रामगढ़ राज्य की आरंभिक राजधानी थी। इस वंश की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने करी थी। ठीक है, अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ ये नागवंशी महाराज की सेवा में थे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति समुदाय से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये उरांव जनजाति समुदाय से है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध जो है झारखंड की उरांव जनजाति समुदाय से है। झारखंड प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उरांव ही है। ठीक है, उरांव की पारंपरिक स्थानीय शासन को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो के नाम से जाना गया है। किस नाम से, महतो के नाम से। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, तो उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान को हम महतो कहते हैं, संथाल में मांझी कहते हैं और मुंडा जनजाति में मुंडा या हाथू मुंडा कहते हैं ग्राम प्रधान को। ध्यान रखेंगे, उराव के ग्राम प्रधान को महतो, संथाल में मांझी और मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं, मुंडा या हाथू मुंडा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहता है, कहता है कि यह गांव का प्रधान होता है। बिल्कुल, महतो तो होता ही है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रधान। ठीक है, दूसरा कहता है कि गांव के संबंध, ये जो गांव में जितने भी मामले होते हैं उन सारे मामलों का निपटारा करता है। तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि इसके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। होता है ना, इसके पास प्रशासनिक भी अधिकार होते हैं और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। तो सारा ही कथन जो है उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि महतो के पंचायती आदेश को लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसका होता है। दोस्तों तो इसका जो दायित्व होता है ये होता है मांझी का। ठीक है, उराव जनजाति के, ठीक है, महतो के पंचायती आदेशों के लोगों तक पहुंचाने का जो दायित्व होता है ये होता है मांझी। तो उराव जनजाति में महतो को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। ठीक है, मांझी ही महतो के पंचायती आदेशों को हर लोग तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई गांवों से मिलकर बनी अंतरग्रामीय पंचायत को क्या कहते हैं, तो इन्हें पढ़ा कहते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई गांवों से मिलकर बनी अंतरग्रामीण पंचायत को हम पढ़ा कहते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत का निर्माण कई गांवों से मिलकर होता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत का जो निर्माण होता है कई गाँव के मिलकर बनता है। ठीक है, और पढ़ा पंचायत 3 विभिन्न स्तरों में विभाजित होता है। नेक्स्ट कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख होता है ये होता है पढ़ा राजा। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान जो है ये कौन होता है। तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है पाहन। कौन होता है दोस्तों, पाहन। ठीक है, उरांव जाति से संबंधित पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव की सभी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन कौन करता है। तो पाहन के नेतृत्व में ही संपन्न होता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहनई भूमि से क्या आशय है। पहनई भूमि से हम क्या समझते हैं दोस्तों, पाहन को दी जाने वाली जो भूमि होती है ना, जिसे पाहन को दिया जाता है भूमि, तो उसी भूमि को हम पहनई भूमि कहते हैं। ठीक है, पहनई भूमि से आशय उस भूमि से है जो पढ़ा शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान पाहन को दी जाती है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, पहला कहता है कि पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की ही भागीदारी होती है। ठीक है, फिर क्या कहता है पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है। फिर कहता है कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, तो ये कथन जो है हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा पंचायत के अंतर्गत पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, जो कि इस शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं हो जाता है तो उसे हस्तांतरित किया जाता है किसे। तो दोस्तों उसे हस्तांतरित किया जाता है पढ़ा राजा को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ऐसे मामले जिसका निपटारा या समाधान गांव के स्तर पर नहीं हो पाता है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, तो पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि उड़ाव जनजाति का संबंध जो है
किस जनजाति से है? तो दोस्तों उराव जनजाति का जो संबंध है ये द्रविड़ जनजाति से है। किस जनजाति से? द्रविड़ जनजाति से। उराव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। झारखंड में संथाल जनजाति के बाद उराव दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उराव जनजाति के परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हम कहते हैं। दोस्तों अब हम मांझी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये है संथाल। कौन है? संथाल। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जिनकी कुल आबादी लगभग 27.54 लाख है। इसके बाद क्रमशः उरांव है जिसकी जनजाति है 17.16 लाख व मुंडा लगभग 12.29 लाख दूसरी व तीसरी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था का संबंध जो है ये संथाल से है। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की संथाल जनजाति से है। इस शासन व्यवस्था में संथालों की अपनी ग्राम पंचायत होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? मांझी कहलाता है। ठीक है, इन्हें जो है सहायता देने हेतु प्रमाणिक जोग प्रामाणिक जोग मांझी परगनैत आदि विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। मांझी शासन व्यवस्था का संबंध जो है झारखंड की संथाल जनजातियों से है। इस शासन व्यवस्था में संथालों की अपनी ग्राम पंचायत होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? मांझी कहलाता है। इसकी सहायता देने हेतु प्रमाणिक जोग प्रामाणिक जोग मांझी परगनैत आदि विभिन्न स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि बताइए कि मांझी का जो है प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे पहला बात होता है कि यह जो है लगान वसूलता है। ठीक है, दूसरा यह विवाह संबंधों को स्थापित कराने का कार्य करता है। तीसरा कहता है कि यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सव का आयोजन करता है। ये बिल्कुल गलत है। फिर कहता है कि यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, तो सही है ये। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। इसे जो है प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी का प्रमुख कार्य लगान की वसूली, विवाह संबंधी को स्थापित कराना तथा गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करना होता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? दोस्तों ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है मांझी। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। इसे प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग मांझी उसे सहयोग प्रदान करता है, जबकि जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उनके दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है? मांझी कहलाता है। इसे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दोनों ही प्राप्त होते हैं। मांझी के कार्य के सफल संचालन में जो जोग मांझी उसे सहयोग प्रदान करता है, जबकि जोग मांझी की अनुपस्थिति में अगर जोग मांझी नहीं रहे तो उसकी अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? तो लासेर टंगाई करता है। ठीक है, लासेर टंगाई जो है गांव के प्रहरी के रूप में काम करता है। ठीक है, कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लासेर टंगाई नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में काम करता है। अगला सवाल कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये जो है सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था में यौन आरोपी के आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो उसे दोषी करार दिया जाता है। दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है, और अगर दोषी इनकार कर देता है तो उसे देश मांझी या परगनैत के पास भेज दिया जाता है। जहाँ कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा जो मिलती है उसे हम कहते हैं बिटलाहा, अर्थात दोषी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। अगला सवाल है, कहते हैं मांझी शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नायके कहते हैं। ठीक है, संथालों की जो धार्मिक प्रधान होती है वो कौन होती है? तो ये नायके होते हैं। अगला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों का उनके पदों या कार्यों से सही मिलान करें। ठीक है, पहला क्या कहता है कि गुड़ेत क्या है? दोस्तों गुड़ेत जो होता है ना, ये परिवार से संबंधित जो है सूचनाएं एकत्रित करता है। ठीक है, जितने भी परिवार है उनसे संबंधित सूचनाएं जो है एकत्रित कौन करता है? तो गुड़ेत करता है। ठीक है, अब कहता है कि बताइए कि चौकीदार क्या करे? चौकीदार जो है पुलिस की भांति कार्य करता है। ठीक है, जैसे पुलिस कार्य करते हैं ना उसी तरह चौकीदार कार्य करता है। अब परगनैत कौन है दोस्तों? परगनैत जो है ये परगना का प्रधान होता है। ठीक है, परगनैत जो है ये परगना का क्या होता है? प्रधान होता है, और देश मांझी जो है परगनैत का ही सहायक होता है। ठीक है, देखिए संथालों की मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें गुड़ेत नामक अधिकारी का कार्य जो है परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना होता है, जबकि चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। मांझी शासन व्यवस्था में परगनैत परगना का प्रधान होता है, वहीं देश मांझी परगनैत के सहायक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है।
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिन्हें हम भगदो प्रजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भगदो प्रजा। मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिसे हम भगदो प्रजा कहते हैं। मांझी शासन व्यवस्था अर्थात संथालों की शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार किया जाता है, जो उसे हम भगदो प्रजा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो किस रूल द्वारा? तो यूल रूल द्वारा। ठीक है, किसके रूल द्वारा? यूल रूल के द्वारा। संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को यूल रूल द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो झारखंड में यूल की जो व्यवस्था होती है ये कब से की गई थी? तो 1856 में की गई थी। याद रखेंगे, यूल रूल कब लाया गया? तो 1856 में लाया गया। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था। ठीक है, किससे? तो सौरिया पहाड़िया से। ठीक है, सौरिया पहाड़ी जनजाति से संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था। इस शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो है मांझी द्वारा किया जाता है। ठीक है, मांझी गांव का मुखिया होता है। कहता है कि मांझी द्वारा किसी भी मामले के निपटारे में अगर वो समर्थ नहीं होता है तो इसका जो मामला है वो किनके पास भेजा जाता है? तो दोस्तों वो जो मामला है वो देश मांझी के पास भेजा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर इसे देश मांझी के पास भेजा जाता है। देश मांझी जो है 5 से 8 गांव के मांझी से मिलकर बना होता है। कितने? 5 से 8 गांव से मिलकर। नेक्स्ट कहता है कि बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका जो अधिकार है ये परगनैत के पास होता है। ठीक है, बिटलाहा जो है संथालों के सामाजिक बहिष्कार है की तरह सबसे बड़ी सजा है। ठीक है, इसमें व्यक्ति का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है, साथ ही उसे तिरस्कृत कर गांव से बाहर कर दिया जाता है। बिटलाहा करने का अधिकार जो है परगनैत के पास होता है। नेक्स्ट कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? परगनैत कहते हैं। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना एक अंतर्ग्रामीण संगठन है जिसका निर्माण 15 से 20 गांवों को मिलाकर होता है। परगना के प्रधान को परगनैत कहा जाता है। विभिन्न गांवों के मध्य विवादों का निपटारा परगना पंचायत के माध्यम से ही होता है।